हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बीएड स्टूडेंट्स के लिए। BES 122 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन 1964 टू 1985 हम देख रहे थे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपने देखा होगा कि एजुकेशन कमीशन मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन किसी वजह से ना वो वीडियो ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से बीच में ही मुझे रोकनी पड़ी, स्टॉप करनी पड़ी। तो जहाँ से रुकी है ना वो वीडियो, उसके बाद से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। ये जो पहले वाली चीज़ें हैं ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप ना एक काम करना, पहले इसका पार्ट 1 देखना, ताकि आपको ये जो पार्ट 2 में मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी थी कि स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी क्या था कोठारी कमीशन का, जिसमें मैंने आपको बताया था ये सब क्वालिटीज़, जिसमें मैंने कहा था आपको कि जो स्ट्रीमिंग है स्कूल्स में, जो ये आपकी स्ट्रीम्स देखते हो, 10th से पहले ये स्ट्रीम्स ना हो, 10th के बाद ही आपको स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ती है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कॉमर्स है। फिर मैंने ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को बताया था कि जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स है, मतलब प्री यूनिवर्सिटी कोर्स क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी से पहले के कोर्स, तो वो भी यूनिवर्सिटी या फिर एफिलेटेड कॉलेजेस से ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पर, सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये चीज़ हुई। जैसे इसमें आपका जो आपके पॉलिटेक्निक होता था, ये चीज़ वो वाली एजुकेशन इसमें शामिल हो जाती है। वो कोर्सेज उस टाइप के आ जाते हैं जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं। आफ्टर 10th भी उन कोर्सेज को अटेंड कर सकते थे। आफ्टर 10th भी बच्चे पॉलिटेक्निक की एजुकेशन उस कोर्स में दाखिला लेते थे, या फिर डिफरेंट जो कोर्सेज होते थे उसमें। तो ये भी जो कोर्सेज चले थे प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज, बच्चे ये भी यूनिवर्सिटी और जो एफिलेटेड कॉलेज है उनसे ही सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफ़र हुई। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये चीज़ कही गई। ये तो चीज़ आपको भी पता है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना ज़रूरी है। डिफरेंट स्टेजेस, जो जितने भी डिफरेंट स्टेजेस है या सब स्टेजेस है एजुकेशन की, उन सब में एक सिमिलैरिटी होनी ज़रूरी है। सभी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, सब पर एक कॉमन सिस्टम फॉलो होना चाहिए। अगर ये चीज़ तय हुई है कि पहले से जो पाँचवीं मतलब पाँचवीं कक्षा तक के बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में माने जाएंगे, तो उनको प्राइमरी ही कंसिडर किया जाएगा। कोई भी स्टेट हो, रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट हो, तो यही चीज़ यूनिफॉर्म सिस्टम की बात है। अगर जो आपकी ग्रेजुएशन है वो अगर 3 years में कंप्लीट होती है, तो कोई भी स्टेट हुई, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो नॉर्थ स्टेट है, चाहे वो साउथ इंडियन के स्टेट्स है, कोई चाहे वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट है, सब में 3 years में ही कंप्लीट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म सिस्टम होना ज़रूरी है हर एक स्टेज पर, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के स्टेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टेज है। फिर पार्ट टाइम एजुकेशन की भी इसमें बात की गई कि पार्ट टाइम एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए लार्ज स्केल पर, हर एक स्टेज में, हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में। तो ये चीज़ है, और इसको भी सेम स्टेटस देना चाहिए जो फुल टाइम एजुकेशन में मिलता है। तो इसमें आप पार्ट टाइम एजुकेशन से क्या समझ सकते हो, इसमें आप जो आपके ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला या ओपन स्कूलिंग वाला सिस्टम आ जाता है ना, वही आ जाता है कि उनको स्टेटस तो सेम मिलते हैं, या फिर पत्राचार वगैरह, ठीक है, पत्राचार से जो एजुकेशन या 11 बोर्ड एग्जाम्स दे देते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें NIOS हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये कहा कि पार्ट टाइम एजुकेशन भी लार्ज स्केल पर डेवलप करे, और जो फुल टाइम एजुकेशन में जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं, वही स्टेटस उन बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाए जो किसी वजह से कंप्लीट या फिर पूरा मतलब फुल टाइम नहीं दे पाते एजुकेशन को, स्कूल्स में नहीं जा पाते, उनको भी सेम स्टेटस दिया जाए। अब मैंने ये चीज़ भी बता दी थी कि भाई 10+2+3 सिस्टम जो देन है, जो एग्जिस्ट करता है आज के टाइम में, वो किसका, कोठारी आयोग का ही, कोठारी आयोग से ही हमें मिला है, उसी की रिकमेंडेशन थी। जो 10th क्लास की जनरल एजुकेशन होती है, फिर उसके बाद हमारा जो +2 आ जाता है, 11th 12th, और फिर 3 years की जो हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है, वो चीज़ बात की गई है। क्वालिटी की मैंने बता दिया था कि क्वालिटी में क्या कहा कि हमें जो हर एक स्टेज पर जो एजुकेशन में क्वालिटी में जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, उन सब को ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करें, उन सबको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि जो हमारे एजुकेशन का स्तर है वो काफ़ी क्वालिटेटिव हो सके और बच्चों को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। सेकेंड पॉइंट स्क्रीन पर देख सकते हो, डायनामिक एंड इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स। तो डायनामिक एंड इवॉल्विंग स्टैंडर्ड में एक बात कही गई है कि हर एक स्टेज के ऊपर, इसमें यही है कि स्टैंडर्ड जब भी आप देख रहे हो, तो यही चीज़ है कि चाहे कोई भी स्टेज है, कोई भी स्टेज स्तर है शिक्षा का, उन सब के स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए पूरा
प्रयत्न किया जाए, पूरे एफर्ट्स लगाए जाए। और जो पहले जो 10 ईयर्स है, 10वीं क्लास तक जो वेस्टेज देखने को मिलती है, वेस्टेज इन द सेंस कि एक बच्चा अगर फेल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखने को मिलते थे कि बच्चे एक क्लास में रह गए, तो वो वेस्टेज है वो कम कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो ये वेस्टेज का मतलब ये नहीं है कि कोई कूड़ा कबाड़ा है, तो इसका मतलब एजुकेशन में वेस्टेज का मतलब है कि एक बच्चा एक क्लास में क्लास को कंप्लीट करने के लिए 1 साल होता है, जैसे 1 साल में आप प्रमोट हो जाते हो, तो उससे ज़्यादा बार उसी क्लास को कर रहा है, तो दैट इज़ वेस्टेज इन एजुकेशन। That refers to the wastage in education, and it should be reduced to the minimum with the help of providing the qualitative education to the students। तो ये चीज़ कही गई कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ताकि जो वेस्टेज ऑफ एजुकेशन है ना, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, उसका दर कम से कम हो। तो ये चीज़ कही गई। और नेक्स्ट है, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स द स्टैंडर्ड रीच्ड एट द एंड ऑफ क्लास 10 शुड बी नाउ अटेंड एट द एंड ऑफ द हायर सेकेंडरी कोर्स। तो क्लास 10th तक पहुंचने तक बच्चों का जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, वो इतना हो जाना चाहिए जितना हमें आज उस टाइम पर, नोट आज के टाइम पर, बात हो रही है 1964-66 की, तो उस टाइम पर जो हायर सेकेंडरी कोर्स के बाद जो बच्चों का लेवल होता है, वो स्टैंडर्ड 10वीं क्लास तक ही बच्चे अटेंड कर ले। तो यही चीज़ है, यही सेम एफर्ट्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी डिग्री पर भी, यूनिवर्सिटी लेवल के कंटेंट में भी, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे भी, कि उनको भी जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो। फिर कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ये सेकेंडरी स्कूल्स को असिस्ट करे, सेकेंडरी स्कूल्स को हेल्प करे, फैसिलिटेट करे, ताकि जितने भी इनकी जो एफिशिएंसी है, इन इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेजर्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्सेस शुड बी फॉर्म्ड। तो ये चीज़ कही गई कि ये उनकी जो एफिशिएंसी है स्कूल लेवल की, उसको इम्प्रूव किया जा सके डिफरेंट मेजर्स की हेल्प से, और स्कूल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करने ज़रूरी है। और हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेकेंडरी स्कूल होना ज़रूरी है, और एंड ऑल द लोअर एंड हायर प्राइमरी स्कूल्स विद इन इट्स नेबरहुड। एक लोअर और हायर प्राइमरी स्कूल्स जो है वो भी नेबरहुड में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़, की फैसिलिटीज़ जो है उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इन दिस रिगार्ड द कमीशन रिकमेंडेड दैट एम्फेसिस शुड बी लेड इन प्लान्स ऑफ एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन ऑन प्रोग्राम्स ऑफ इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। तो कहा गया कि जो प्लानिंग करने की ज़रूरत है, एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, जितने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जितने ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, उनको ऑप्टिमम उनका यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ पर बल दिया गया कि हमारे पास ऑलरेडी जितनी चीज़ें हैं उनका तो आप पर्याप्त मात्रा में उनका यूज़ करें, उन संसाधनों का, या जितनी भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनका। फिर कहा गया कि जो इंस्ट्रक्शनल डेज है इस साल में, जब स्कूलिंग होती है, तो वो जो है वो 39 वीक्स फॉर स्कूल, ये बढ़ा करके 39 वीक्स फॉर स्कूल हो, और 36 वीक्स फॉर कॉलेजेस एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स। तो ये चीज़ कही गई, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए 36 वीक्स, 36 हफ्ते कहा गया, और आपके जो स्कूल एजुकेशन के लिए 39 हफ्तों के बात की गई। फिर बात की गई वेकेशन शुड बी यूटिलाइज्ड फुली थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्टडीज, सोशल सर्विस कैंप्स, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस, लिटरेसी ड्राइव्स एक्सेट्रा। तो बच्चों की जो वेकेशंस होती है, चाहे वो समर वेकेशन है, चाहे वो विंटर वेकेशन है, तो उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। बच्चे अपनी स्टडी में तो पार्टिसिपेट करें ही, साथ में सोशल सर्विस कैंप्स में, या फिर वर्क एक्सपीरियंस का काम हो, या फिर लिटरेसी डिवाइसेस हो, इन सब में भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट आ जाता है द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग डेज शुड बी इंक्रीज्ड एट द स्कूल स्टेज। तो स्कूल स्टेज में ड्यूरेशन, वर्किंग डेज का जो ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज हो। Steps should be taken to ensure full utilization of institutional facilities such as libraries, laboratories, workshop, craft, etc. all the year round। तो यही चीज़ कही गई कि जितनी भी उपलब्ध फैसिलिटीज़, जितनी भी मौजूद फैसिलिटीज़ है, उनका पर्याप्त मात्रा में यूज़ किया जाए, चाहे वो आपकी लाइब्रेरी हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे वो वर्कशॉप्स कराई जाए, या फिर क्राफ्ट एजुकेशन है, फॉर द ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल भर इनका प्रॉपर यूज़ किया जाए। तो ये चीज़ कही गई किस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है स्कूल एजुकेशन। तो एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि
डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन, ये चीज़ पूछी गई थी इन रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के रेफरेंस में कोठारी कमीशन को के बारे में बताना था, उसको डिस्क्राइब करना था। तो ये पॉइंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द कोठारी कमीशन रिपोर्ट डेल्ट एक्सक्लूसिवली विद स्कूल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस कौन कौन से थे उसके बारे में वन बाय वन सभी पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट कहा कि द एंटायर प्री यूनिवर्सिटी पीरियड ऑफ एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज वन सिंगल एंड कॉन्टिन्यूस यूनिट। तो ये चीज़ कही गई कि जो प्री यूनिवर्सिटी पीरियड है, मतलब यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं उससे पहले के जो शिक्षा होती है उसको एक सिंगल और कॉन्टिन्यूस यूनिट मान करके की तरह ट्रीट किया जाए, उसको एक सिंगल एंड कॉन्टिन्यूस यूनिट ले करके चला जाए। इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, सब डिवाइड जिसको इस कॉन्टिन्यूस यूनिट के बाद जिसकी कही है सिंगल एंड कॉन्टिन्यूस यूनिट की, इसको डिफरेंट सब स्टेजेस में डिवाइड हो सकती है। सब डिवाइडेड इनटू प्री प्राइमरी, लोअर and higher primary, lower and higher secondary, but it has to be noted that the similarities between the problems of different substages are more significant than the differences। तो similarities जो है उनके ऊपर जो problems है, अगर different substages में एक जैसे समान जो problems देखी जा रही है तो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उनको improve करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आ जाती है नेक्स्ट बात, कहा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली दोज विद अनसेटिस्फैक्टरी होम बैकग्राउंड्स। तो कहा गया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसकी भी अपनी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चों के जो शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है या फिर बौद्धिक विकास है, उन सब में। जो अनसेटिस्फैक्ट्री होम बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पिछड़े वर्ग से या फिर बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से, इलिटरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए तो प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल सिटीजन्स। तो जो प्राथमिक शिक्षा है, जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है, उसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल सिटीजन के रूप में तैयार किया जाए। Constitutional Directive of providing free and compulsory education for every child up to the age of 14 years is an educational objective of the highest priority। ये जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स में आप पढ़ते हो, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, और एंड इट शुड बी फुलफिल्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो ये कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, इनके ज़रिए इसको पाया जा सकता है। प्रोग्राम्स देख लेते हैं। 5 years of quality and effective education should be provided to all children by 1975 to 76। तो कहा गया कि 5 साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रभावी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। ये जो गोल रखा गया था, ये रखा गया था 1975 से 76 में। नेक्स्ट जो एक और प्रोग्राम की बात आ रही है तो वो ये है कि 7 years ऑफ सच एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय 1985 to 86। फिर 5 साल की क्वालिटी एजुकेशन से बढ़ा करके किया गया 7 वर्ष, और ईयर कौन सा है 1985 से 86 में बात की गई है। नेक्स्ट आ जाता है, एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये जो रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी मान लीजिए, अगर आप कल को जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, टीचिंग कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार देखने को मिला है, खास करके DSSS में, खास करके KVS में। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा कि रिडक्शन ऑफ स्टैग्नेशन और वेस्टेज की बात किसने की थी, किस कमीशन ने की थी, तो ये की थी कोठारी कमीशन ने। ऑप्शंस मिलेंगे, कोठारी कमीशन राइट हो जाएगा। तो यही कहा गया कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन जो है ये कम हो, कि बच्चे जो है ड्रॉप आउट केसेस है या फिर एक ही क्लास में बार बार रह रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो ये चीज़ें कम हो, कम से कम हो जाए, इसके ऊपर बल दिया जाए। द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू इंश्योर दैट नॉट लेस देन 80% ऑफ द चिल्ड्रन दैट एंटर क्लास 1 रीच क्लास 7th इन अ पीरियड ऑफ 7 years।
तो यही चीज़ कही गई कि 80% से कम बच्चे, ऐसा ना, क्योंकि पहले जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। ज़्यादातर बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट कर लेते थे, वो शिक्षा को छोड़ देते थे किसी किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से, या फिर वो चाहे वो फेल हो गए, या फिर वो उन्होंने किसी निजी कारण की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। तो वो चीज़ें देखने को मिलती थी। तो ये उद्देश्य बनाया गया कि कम से कम जो बच्चे पहली कक्षा में है उसके 80% तक बच्चे 7वीं कक्षा तक जाने चाहिए। तो ये 7 इयर्स की बात की थी, इसलिए यहाँ पे 7th क्लास तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है या इनिशिएटिव है उसको देख लेते हैं। कहा गया है बच्चे कि children who are not yet 14 years old at the end of class 7th and do not wish to study further should be retained in the educational system till they complete 14 years of age, but should be provided with short vocational courses of their choice। तो यही चीज़ कही गई कि अगर 7वीं कक्षा में बच्चा है और वो अभी तक 14 इयर्स का नहीं हुआ है, 14 वर्ष का नहीं हुआ है, और वो स्टडी जो है डू नॉट विश टू स्टडी फर्दर, और नहीं चाहता कि भाई वो आगे जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करे, तो उसको रोका जाएगा कि वो अपने 14 इयर्स तक के अपनी एजुकेशन, जब तक उसकी उम्र 14 ईयर नहीं हो जाती तब तक कि वो अपना स्टडी को कंटिन्यू करे। उसके लिए कुछ प्रावधान बनाए जाए और उनको कुछ शॉर्ट वोकेशनल कोर्सेज जो जिसमें भी उसकी रुचि है, उनका इंटरेस्ट है, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको एक शॉर्ट वोकेशनल कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाए। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इट शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन in it in its area in the light of the target stated above and its local condition। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, तहसील हो गई, या ज़िला हो गया, या फिर हर एक राज्य हो गया, उसमें एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी डेवलपमेंट, उसका विकास जो है वो अच्छे से हो सके। ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स देखे हैं, जो प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव देखे हैं, उनकी कंडीशंस को फुलफिल करे, उन ये एक टारगेट की तरह ले। नेक्स्ट कहा है द एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स शुड बी सो प्लान दैट अ लोअर प्राइमरी स्कूल इज अवेलेबल विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट अ माइल एंड अ हायर प्राइमरी स्कूल विद इन 1 to 3 miles फ्रॉम द होम ऑफ द चाइल्ड। तो ये चीज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आगे कल को टीचिंग लाइन में जाना चाहो तो ये चीज़ इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल का डिस्टेंस है वो कहा गया कि वो 1 किलोमीटर भी लिखा जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर तक लिखा जाता है, और जो हायर प्राइमरी स्कूल है वो 1 to 3 miles तक की बात कही गई, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है द फॉलोइंग स्टेप्स वर सजेस्टेड फॉर अचीविंग द यूनिवर्सल रिटेंशन। तो यूनिवर्सल रिटेंशन सबको अगर स्कूली शिक्षा में मेन स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम या कौन कौन से स्टेप्स बताए गए उसको अचीव करने के लिए, ये देखते हैं। पहला जो पॉइंट है स्क्रीन पर देख सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस रिगार्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा जो है उसकी क्वालिटी में सुधार के लिए बात कही गई, एंड टू ब्रिंग वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन टू द मिनिमम। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल ऐसे है एसेंशियल जिसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। कोठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो ये 2 बात तो ज़रूर लिखना और उनको हाईलाइट कर देना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कही गई कि भाई वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन जो है वो मिनिमम हो जाए, प्राइमरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। The target should be to reduce wastage and stagnation by about half by 1976 and to almost eliminate them by 1986। तो जब भी कोई प्लान होता है, जब भी कोई प्लान सेट होता है ना, तो ये चीज़ भी डिसाइड हो जाती है कि कब तक हमें ये गोल अचीव करना है। तो यही बात कही गई इसमें, वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन वाली जो चीज़ थी, तो इसको कहा गया कि ये आधी हो जाए, मतलब वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन जो स्टूडेंट्स में देखते हैं वो हाफ हो जाए 1976 तक, और पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए 1986 तक। तो ये गोल रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेग्नेशन एंड वेस्टेज आर वेरी हाई इन क्लास 1। सबसे ज़्यादा जो स्टेग्नेशन और वेस्टेज देखने को मिली थी वो मिली थी कक्षा पहले में, एंड देयर रिडक्शन शुड बी अ मेजर प्रोग्राम। तो सबसे ज़्यादा फोकस यही था कि जो क्लास फर्स्ट में ही हमें इतनी ज़्यादा स्टेग्नेशन देखने को मिलते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये चीज़ है, इसको
कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। द मेजर्स टेकन टू रिड्यूस दैम वर treating classes 1 and 2 and wherever possible even classes 1 to 4 as one integrated unit, introducing a year of preschool education, adopting playway techniques in class 1। तो यही चीज़ है कि हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, जब एक चीज़ काम नहीं आती है तो हम कुछ इनोवेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ कही गई कि प्री स्कूल एजुकेशन का जो इंट्रोड्यूस किया गया, फिर जो आपकी एलकेजी नर्सरी यूकेजी ये पढ़ते हो कि क्लास 1 में बच्चे इतने ज़्यादा स्टेगनेशन या फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका बेस कहीं ना कहीं कमज़ोर है। फिर बात की गई कि प्ले वे टेक्निक्स, प्ले वे मेथड्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए क्लास 1 में, ताकि बच्चे जो है खेलते हुए सीखे और वो समझे चीज़ों को, उनका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन अदर क्लासेस शुड बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ पार्ट टाइम एजुकेशन, बाय इम्प्लीमेंटिंग a nationwide program of school improvement and by an intensive program of parental education। तो ये चीज़ कही गई कि क्लास 1 के अलावा जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन देखने को मिलती है उनको रिड्यूस करने के लिए भी कुछ वेज बताए गए हैं, और वे तरीके हैं जिसमें पार्ट टाइम एजुकेशन शामिल है, कि पार्ट टाइम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए, जिसमें शामिल है कि नेशन वाइड प्रोग्राम जो है स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और पेरेंटल एजुकेशन को भी एक इसका भी एक इंटेंसिव प्रोग्राम जो है वो भी लागू हो। फिर आ जाता है all children in the age group of 11 to 14 not attending schools and have not completed the primary stage of education and become functionally literate should be required to attend literacy classes for a period of at least 1 year। The classes should be organized in primary schools and in a flexible manner to suit the convenience of the pupils. They should begin on a voluntary basis, but compulsion may be tried when the local community has become familiar with the concept। तो ये चीज़ है, कुछ चीज़ें देख सकते हो ये पॉइंट्स, कि एज ग्रुप अगर 11 to 14 है और वो बच्चे उन्होंने कभी स्कूल ही अटेंड नहीं किया है, तो और उनके पास जो प्राइमरी स्टेज एजुकेशन है या प्राथमिक शिक्षा है, उन्होंने मतलब स्कूल अटेंड नहीं किया या फिर प्राइमरी एजुकेशन नहीं रिसीव की कभी भी, लेकिन वो जो है फंक्शनली लिटरेट उनको हमें बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 साल की उनको लिटरेसी क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो क्लासेस होगी ऑर्गेनाइज, ये प्राइमरी स्कूल्स में ही ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ये बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल मैनर में ये क्लासेस जो है ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। वॉलेंट्री बेसिस पर ये शुरू होगी कि बच्चे अगर विलिंग है तब, उनके ऊपर कोई ये नहीं है कि कोई कंपल्शन या फिर डांट फटकार के या फिर किसी भी गलत उससे कि आपको ये करना, दबाव में प्रेशराइज नहीं करना है। कंपल्शन मे बी ट्राइड व्हेन द लोकल कम्युनिटी हैज़ बिकम फेमिलियर विद द कंसेप्ट। तो लोकल कम्युनिटी को भी ये जो कंसेप्ट है इससे फेमिलियराइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कहा गया कि सिमिलर फैसिलिटीज़ फॉर पार्ट टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन के लिए भी इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए, जिन्होंने अपनी लोअर प्राइमरी स्टेज कंप्लीट कर ली है और वो आगे पढ़ना चाहते हैं। द करिकुलम में फॉलो द जनरल एजुकेशन पैटर्न, तो करिकुलम क्या कर सकता है, जो जनरल एजुकेशन पैटर्न है उसको फॉलो करे, एंड अ लार्ज वोकेशनल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द लोकल नीड्स, और जो वोकेशनल एजुकेशन पर, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर भी ध्यान दे। तो एक बार जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, वो आया हुआ है, व्हाट आर द स्टेप्स रिकमेंडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो स्टेप्स रिकमेंडेड किए गए कोठारी कमीशन के द्वारा, वो चीज़ पूछी गई, तो ये चीज़ भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एनरोलमेंट इन सेकेंडरी स्कूल शुड बी रेगुलेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर्स बाय proper planning of location of secondary schools, maintaining adequate standards and to that and determining the enrollment in terms of facilities available, selecting the best students। तो सेकेंडरी स्कूल में जो नामांकन है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है आने वाले 20 साल तक, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है कि प्रॉपर प्लानिंग, कहाँ पर जो सेकेंडरी स्कूल है वो लोकेट करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग होने का ज़रूरी है, एक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन या एक स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है,
फिर उसके बाद कहा गया कि भाई डिटरमाइनिंग द एनरोलमेंट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके बेसिस पर जो एनरोलमेंट है वो भी देखा जाए कि बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं स्कूल में, और बच्चे जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट प्लान फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। Development plan for secondary education should be prepared for each district and implemented in a period of 10 years। तो डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए 10 साल के अंदर इन अ पीरियड ऑफ जो 10 years एजुकेशन है उसमें। All new institutions should satisfy essential standards and existing institutions should be raised to the minimum level। तो यही चीज़ कही गई कि एक असेंशियल स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन रखा जाए, और जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो पहले से ही जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, वो भी अपने जो मिनिमम लेवल है उसको रेज करे। The best students should be selected for admission into secondary schools through a process of selection at the lower secondary stage and on the basis of external examination results and school records at the higher secondary stage। तो यही चीज़ कही गई कि भाई जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको जो सिलेक्शन होगा सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो होगा थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पर ही बच्चे जो है वो अपनी जो उच्च शिक्षा है उसको प्राप्त करेंगे, हायर सेकेंडरी स्टेज में पहुंचेंगे, एंड स्कूल रिकॉर्ड्स एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। तो ये चीज़ें देखी जाएगी, उसके बेसिस पर जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई कि जो वोकेशनलाइजेशन है वो होना ज़रूरी है ऑन अ लार्ज स्केल, एंड एनरोलमेंट इन वोकेशनल कोर्सेज रेज टू 20% ऑफ टोटल एनरोलमेंट एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज एंड 50% ऑफ टोटल एनरोलमेंट एट द हायर सेकेंडरी स्टेज बाय 1986। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है कुछ स्ट्रेटजीज इस रिगार्ड में जो बताई गई कि अ वैरायटी ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम फैसिलिटीज़ in vocational education should be made available at both these stages to meet the need of boys and girls। तो पार्ट टाइम फैसिलिटीज़ एंड फुल टाइम फैसिलिटीज़ वोकेशनल एजुकेशन के दोनों स्टेजेस पर प्रोवाइड की जाए, चाहे वो लोअर सेकेंडरी स्टेज है चाहे वो आपकी हायर सेकेंडरी स्टेज है, और जो भी बॉयज़ की या गर्ल्स की नीड्स है उनको फुलफ़िल किया जाए, चाहे वो अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं चाहे वो रूरल एरिया से रखते हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। स्पेशल सेक्शन शुड बी सेट अप इन एजुकेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प यंग पीपल हु ड्रॉप आउट आफ्टर 7th or 8th to obtain training on a full-time or part-time basis and to be in overall charge of the organization of these कोर्सेज। तो एक स्पेशल सेक्शन की ज़रूरत है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये स्थापित हो, और कहा गया उस टाइम पर ये रिकमेंडेशन की गई। एंड टू हेल्प यंग पीपल, उन बच्चों को हेल्प करने के लिए जो 7वीं और 8वीं कक्षा के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हैं, ताकि वे जो है वो उनको फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम बेसिस पर उनके जो कोर्सेज है उसको कराया जा सके कंटिन्यू। Next, facilities for part-time education should be provided on a large scale at the lower and higher secondary stages। तो पार्ट टाइम एजुकेशन के बेसिस पर जो फैसिलिटीज़ है वो लार्ज स्केल पर प्रोवाइड की जाए, चाहे वो लोअर सेकेंडरी स्टेज है और या फिर वो हायर सेकेंडरी स्टेज है, चाहे वो जो जनरल एजुकेशन है उसकी बात कीजिए चाहे फिर वो वोकेशनल कोर्सेज है उसकी। स्पेशल एम्फोसिस विल हैव टू बी प्लेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल कोर्सेज। तो उस टाइम पर जो कृषि या खेती बाड़ी की जो शिक्षा की बात थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम हर जगह पर एक तो टेक्निकल एजुकेशन, एक जो हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन है ये चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। फॉर दोज हु हैव टेकन टू फार्मिंग एज अ वोकेशन एंड कोर्सेज इन होम साइंस और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज फॉर गर्ल्स। तो उस टाइम पर क्या था, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो जो भी अपना वोकेशन फार्मिंग रखना चाहते थे, जो किसान बनना चाहते थे, फार्मर्स रहना चाहते थे, तो उनके लिए एग्रीकल्चर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाए वोकेशनलाइजेशन में। फिर ये और जो लड़कियां हाउस होल्ड वर्क करना चाहती थी उनको होम साइंस की शिक्षा प्रोवाइड की जाए। Efforts should be made to accelerate the expansion of girls education। गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, उसका जो एक्सपेंशन है उसका विस्तार कराया जाए,
और ताकि जो प्रोपोर्शन है गर्ल्स और बॉयज़ की वो पहुंच जाए क्या 1:2 एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज एंड 1:3 एट हायर सेकेंडरी स्टेज इन 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में ये टारगेट जो है अचीव करना था। एम्फोसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स, प्रोविजन ऑफ हॉस्टल्स एंड स्कॉलरशिप एंड पार्ट टाइम एंड वोकेशनल कोर्सेज। तो ये चीज़ कही गई कि जो एम्फोसिस है किस किस चीज़ पर बल दिया जाए, सेपरेट स्कूल्स हो गर्ल्स के लिए, इस ये भी इस्टेब्लिश किए जाए। फिर होटल्स की, सॉरी होटल्स कह रही हूँ, हॉस्टल्स की सुविधा हो, स्कॉलरशिप की प्रोविज़न हो, पार्ट टाइम एंड वोकेशनल कोर्सेज कराए जाए। तो ये यहाँ पर होता है आपका जो कोठारी कमीशन है 1964 टू 66 ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।